12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 बरस लो जिए सियार। यह पंक्ति है जगनिक द्वारा रचित परमार रासों की। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा डेस्क पर। दोस्तों, यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट 2017 में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज के इस पेपर में हम देखेंगे कि कैसे 2017 का यूपी टेट का पेपर हूबहू 2022 के यूपी टेट के पेपर में आया था। सिर्फ 2-4 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के प्रश्न ठीक 2022 जैसे ही 2017 के देखेंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निमिष का पर्याय है। निमिष का पर्याय होता है क्षण, पल इत्यादि। अगला प्रश्न, मुझसे उठा नहीं गया। जहाँ कहीं भी निषेध का अभाव हो, निषेध के साथ साथ उसमें कर्म का अभाव हो, भाववाचक संज्ञा हमेशा कर्म के अभाव से बनती है। ठीक, तो यहाँ पे होगा भाववाचक संज्ञा। जैसे मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे कहा नहीं गया, ये सब भावनाएं जहाँ पे व्यक्त होती हैं उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। इसके लिए एक शब्द। जैसे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोगों को आपसे कोई आशा नहीं होगी कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। ठीक, लेकिन जब आप पास करते हैं यूपी टेट और अच्छे नंबर से पास करते हैं तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। मतलब लोगों को उसकी बिल्कुल भी आशा नहीं होती है, आप उसके विपरीत कार्य कर जाते हैं और अच्छे नंबर से आप यूपी टेट पास कर लेते हैं, उसे वो लोग कहेंगे अप्रत्याशित नंबर। अप्रत्याशित रूप से यह पास हुआ। अगर बात करें प्रत्याशा की, प्रत्याशा मतलब होता है कि किसी के प्रति की गई आशा प्रत्याशा होती है। अगला प्रश्न, गोधूम शब्द का तद्भव। जैसे को गोधूम को हम कहते हैं गेहूं। ठीक, गाय तद्भव इसका तत्सम है गो, गोबर का होता है गोमय। अगला प्रश्न, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। जब कभी भी छोटी ई या फिर छोटा ऊ उसके बाद अगर क, ख या फिर ट, ठ या फिर प, फ ये प्रथम द्वितीय अक्षर आते हैं तो विसर्ग हमेशा मूर्धन्य ष में बदल जाता है। तो इसका उत्तर होगा निह धन कपट बराबर निष्कपट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। वर्तनी की बात करें दोस्तों, जैसे ग्रहित कोई शब्द ही नहीं है। ठीक, जब बात आती है गृहित की, जैसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं गृह कार्य, जैसे हमारा गृह ऐसे होता है। ठीक ठीक वैसे ही बना है अनुगृहित। अनुगृहित सही शब्द है। अगला प्रश्न, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा, अपेक्षा का जब आप विशेषण में करने जाएंगे तो किसी चीज़ से अपेक्षित हो जाता है, अपेक्षित होता है इसका विशेषण। अगर उपेक्षा का विशेषण देखेंगे तो ये हो जाएगा उपेक्षित। अगला प्रश्न, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि आप लोग संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे, उसमें होता है ईचू यशा नाम तालु। तो ई में होता है छोटी ई, बड़ी ई। च में होता है च वर्ग च छ ज झ सभी। उसके बाद ये बड़ा श, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला प्रश्न, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग, अत्यंत अति उपसर्ग और इसका जो मूल शब्द होता है अंत। अति प्लस अंत हो जाता है अत्यंत। अगला प्रश्न, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका होता है जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई पर्वत है, उसके आसपास की जो निचली भूमि होती है, जो खाई होती है, उसे कहते हैं उपत्यका। मतलब कि पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। अगला प्रश्न, अंगा का उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों जितने भी पंचमाक्षर हैं, जैसे क ख ग घ के बाद अंगा हुआ, फिर इया हुआ, अड़ा हुआ, न हुआ, म हुआ, ये सभी इनका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। नासिक वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है।
दोस्तों जो विशेषण जब किसी भी चीज़ का परिणाम जो परिमाण जो बताता हो तो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या परिमाण बोधक विशेषण जैसे दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में कोई न कोई संख्या दी रहती है, अनिश्चित में संख्या नहीं दी रहती है। तो यहाँ पे है 4 गज मलमल, यह होगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अगला प्रश्न, शीर्ष शब्द का तत्सम रूप क्या है? शीर्ष का तत्सम होता है शीर्ष। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा जहाँ 4 राहों का समाहार होता है या फिर जहाँ पे 4 राहें आकर मिलती हैं उसे बोलते हैं चौराहा। इसमें होगा द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में कई जगह पे मतभेद जैसा दिखता है, लेकिन बहुब्रीहि में क्या होता है कि हमेशा तीसरा अर्थ प्रकट होता है और ज़्यादातर वे सभी अर्थ जो होते हैं किसी न किसी देवी या देवताओं से जुड़े होते हैं। जैसे अगर पूछे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र होता है गणेश जी का। हमारा अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होने से अच्छा है अप्रिय लगना। यहाँ पे अंगना लिखा है, यह लगना होगा, अप्रिय लगना। जैसे गौरव से मेरा झगड़ा हो गया, फिर गौरव मेरी आँख का किरकिरी हो गया, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि गौरव मेरी आँख का किरकिरी हो गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। दोस्तों जब बात मौखिक अभिव्यक्ति की आते हैं तो इसका उत्तर होगा आशु भाषण। देखिए जब कहीं पे भी आप चर्चा में कहीं भाग ले रहे हैं तो अचानक से अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए, उस पर बोला जाए कि आप इस पर तुरंत अपने विचार प्रकट कीजिए, इस पे आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए, तो आप तुरंत सोच विचार कर जो निष्कर्ष निकाल पाते हैं उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, उसे कहते हैं आशु भाषण। जबकि शुद्धवर्तनी, श्रुतलेख और सुलेख ये सब लिखित अभिव्यक्ति के जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं, 5 उपबोलियां हैं। उपबोलियां 5 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म मतलब कविवचन। इसका उत्तर होगा कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप। कविवचन सुधा का जो संपादन है 15 अगस्त 1867 से काशी में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। जबकि जो हिंदी प्रदीप है इसका प्रकाशन जो है 1877 से इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर होगा कविवचन सुधा व हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म है। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? दोस्तों ये 2022 में भी ये सब प्रश्न रिपीट हुए हैं। जो तद्भव पत्रिका का संपादक अखिलेश द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति है जगनिक की, इनके द्वारा रचित परमाल रसों से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो दोस्तों भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदी भाषा का बोलने के लिए, लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉरिशस हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, युगांडा हुआ, सूरीनाम हुआ, नेपाल हुआ। तो इन सब देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो यह है सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत, यह कविता किसने लिखी? दोस्तों एकमात्र वीर रस की जो कवित्री हुई है वह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित था वीरों का कैसा हो बसंत। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? जब भी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा हो तो हमेशा होती है मानक भाषा। जैसे खड़ी बोली जो है हिंदी की मानक भाषा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों परमाल रासो, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो यह पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं है। इसका एक खंड है आला खंड जो वर्तमान में अस्तित्व में है। तो परमाल रासो इसका सही उत्तर होगा। आला खंड जो है परमाल रासो के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे,
प्रश्न नंबर 56 से लेकर 60 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लेंगे रोककर, फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न को। यह 2022 का रिपीट है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुम प्लस अक्कड़ से मिलकर बना है घुमक्कड़, तो इसका प्रत्यय होगा अक्कड़। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। इनका देहांत हुआ था पावापुरी में। आप लोग पैसेज में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि? जब इसको आप विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो ये होगा स्व प्लस छंद। स्व, जब भी अ आ के बाद छ शब्द जुड़ता है तो इसके बीच में छ के पहले का वर्ण आधा च जुड़ जाता है, इसमें होगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, अर्थात उनकी आयु कितनी थी? तो महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किए थे। उसके बाद 45 वर्ष तक बुद्धत्व का प्रचार किया और 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। अगला और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? दोस्तों, श्रुति का अर्थ होता है वेद से, इसका संबंध है वेद। वेद को श्रुति भी कहा जाता है और वैदिक धर्म को श्रुति धर्म भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा वैदिक धर्म। दोस्तों, जैसा कि हमने 2017 का पेपर आज सॉल्व किया हिंदी का, आप दो लोग देखेंगे, इसको भी देखिए और 2022 के पेपर को भी देखिए। केवल कुछ सवालों को छोड़कर बाकी पूरे के वही ऑप्शन के साथ ही पेपर पूरा रिपीट हुआ था। तो आप लोग से बार बार यही चीज़ सलाह देंगे कि आप लोग प्रीवियस ईयर पर पूरा मेहनत करिए, इसके पैटर्न को समझिए कि पेपर किस प्रकार से पूछता है। अब केवल पढ़ते जाने से कोई पेपर सॉल्व नहीं हो पाता है। पेपर के जो प्रश्न पूछने का ढंग है, उसका क्या पैटर्न होता है, आप किस किस तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप समझेंगे, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।